अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सभी मौजूद वगैरह में कुछ आमदनी है ना पेश खिदमत है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के बाद क्रॉफोर्ड डिक्शनरी। बताया जा रहा है कि आइन को रीराइट करने वाले मखसूस नशिस्तों के इस केस में इस मर्तबा पाकिस्तान के जो आइन साज इदारा है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने क्रॉफोर्ड डिक्शनरी की मदद हासिल की है इस बात की तशरीह करने के लिए कि जनाब किस तरीके से ये जो रूल 209 है, 210 है और सेक्शन 215 है, इसको अल्ट्रा वायरस किए बगैर रूल 91 को अल्ट्रा वाइज किए जाए। और इसके लिए जनाब ये जो सारे का सारा रहनुमाई थी ये इस मर्तबा क्रॉफोर्ड डिक्शनरी से हासिल की गई है। और ये बिल्कुल वैसे ही है ये सारे का सारा मामला जिस तरह पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेते हुए उस वक्त के ईमानदार जजों ने लफ्ज असासा के नए मानी दरियाफ्त किए थे और इस नए मानी के तहत नवाज शरीफ साहब को सियासत से ताहयात नाअहल करके प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए जो एक ग्राउंड थी वो फराहम कर दी गई थी। इस मर्तबा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद ईमानदारों ने ना सिर्फ इस बारे में भरपूर कोशिश की है कि जनाब हमने रियासत के साथ ये जो इस वक्त 36 का आंकड़ा लगाया हुआ है, हमने इसमें किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटना। और इस मर्तबा ये जो जिम्मेदारी है ये जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में अक्सरियती बेंच का जिम्मा लगा है और वो इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए मुख्तलिफ माहौल को क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें ये क्रॉफोर्ड जो है वो डिक्शनरी ये उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सारी सूरत पर आपके साथ बात करूंगा और ये इंकशाफ किस तरफ से सामने आया है इसका जिक्र भी आपके साथ करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के मारूफ माहिरीन कानून जो है वो क्रॉफोर्ड डिक्शनरी के इस्तेमाल के हवाले से क्या राय रखते हैं। और इससे पहले जनाब के मैं आपसे ये तमाम सूरत हाल को शेयर करूं, आपको ये बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बन चुका है मैदान जंग, जहां पर अब जो फरीकैन है वो ना सिर्फ एक दूसरे के गिरेबानों पर हाथ डालते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि अब तो मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को अदालत के अंदर ही जनाब उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमले शुरू हो चुके हैं। और इस वाले से दो ऐसे जो मामलात हैं वो सामने आए हैं। आपको याद होगा मैं बार बार उस महफिल का हवाला देता हूं, महफिल मुशावरत का, और उस वीडियो का हवाला देता हूं जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूं कि जनाब किस तरीके से ये जो महफिल मुशावरत सजाई गई थी F6 के उस घर में जो कि एक ईमानदार की मलकियत है, उसकी जाती रिहाइशगाह है और वहां पर बैठी जा रही महफिल जो मुशावरत है उसमें इस बात का फैसला किया गया था कि पायन असी नहीं जब मुड़ना, हमने जो रियासत के साथ इस वक्त खींचातानी लगाई हुई है इस खींचातानी को हमने नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, इसको जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चैलेंज होने के बाद इस केस पर अमल दरामद को रोका जाएगा, इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से रोका जाएगा ताकि मामला आगे बढ़े। अब इस सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ये ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया गया बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अभी तक ये ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए फिक्स नहीं हुआ था। तो इस ऑर्डिनेंस को जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में चौधरी एहतशामुल हक एडवोकेट की जानिब से दरखास्त दायर की गई है और इस दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार दिया जाए और इसके तहत होने वाले तमाम इकदामात को भी काला दम कराया जाए। अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक तफसीली जो एतराज है 3 सफात पर मुश्तमिल वो सामने आया है और इस एतराज के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये पैराग्राफ जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक जानिब तो इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है ये बिला जरूरत है, फिर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर ये ऑर्डिनेंस आ भी गया था तो ये जो कमेटी थी जजेस, इस कमेटी में तब्दीली की क्या जरूरत थी। फिर वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जनाब अगर आपने तब्दीली करनी थी तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को हटाने की क्या जरूरत थी, उनके ऊपर कौन से इल्जामात थे। फिर वो इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि जस्टिस मुनीब को अगर आपने हटा भी दिया था
तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए था। ये कौन सा आपके पास आया था, ये जो चेरी पिकिंग थी कि आपने 5वें नंबर के सीनियरिटी पर मौजूद जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस कमेटी में शामिल रखा। इसके बारे में जवाब दें। अब इस हवाले से भी एक और पेशरफ सामने कि जिससे मैंने आपको बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो घुमसान का रन है वो जारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी एक खत तहरीर किया है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने वो खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम पर तहरीर किया है और उस खत के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर शदीद एतराजात आयद किए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जजेस कमेटी में तब्दीली को तस्लीम ना करने का ऐलान किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपने इस ऐलान के अंदर कि जनाब जब तक पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती जो कि असल एक्ट में थी जिसको पार्लियामेंट ने मंजूर किया था उस वक्त तक मैं किसी भी बेंच में शामिल नहीं होऊंगा। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 63A के हवाले से जो कमेटी यानी जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल कमेटी ने आर्टिकल 63A की नजरसानी की दरखास्तों के ऊपर जो 5 रुकनी बेंच का ऐलान किया था जिसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे। ये बेंच कायम होते साथ ही जनाब मुनीब अख्तर साहब की इस माजरत कि जब तक जनाब पुराना कमेटी बहाल नहीं होती उस वक्त तक मैं किसी बेंच में शामिल नहीं होऊंगा, ये बेंच जो है वो बनने से पहले ही टूट गया, कर बसन तो पहले ही उजड़ गया। और इसका मतलब ये होगा या तो अब ये 4 रुकनी बेंच केस सुनेगा या इसके अंदर किसी और जज को शामिल किया जाएगा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के अलावा किसी भी जज को अगर इस बेंच में शामिल किया जाएगा तो हम ख्याली का जो ठप्पा है वो लगता हुआ सामने नजर आएगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो खींचातानी है, ये जो इख्तियारात और इख्तियार की और पोजीशन की ये जो लड़ाई है ये ना सिर्फ जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लड़ाई है इस लड़ाई का जो अंजाम है वो कुछ ज्यादा संगीन होते चले जा रहे हैं क्योंकि अब मुझे इस बात के काफी हद तक इम्कानात नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान के अंदर ये राय काफी हद तक मुस्तहकम हो चुकी है कि इस वक्त ये जो रूल ऑफ पावर आ चुका है इस रूल ऑफ पावर का बुनियादी मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जजेस जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज से इनहिराफ कर रहे हैं उनको ना सिर्फ कॉर्नर किया जाएगा बल्कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट जजेस को सामने लेके आया जाएगा और उनको मजबूत किया जाएगा। ये वो राय है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पाई जाती है और यही वजह है कि जैसे ही ये जो ऑर्डिनेंस सामने आया दरअसल लोग इस बारे में इतराज करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर तो बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है कि कौन कहां पर अलाइन है। जिस तरीके से कल सलमान अकरम राजा साहब ने एक टीवी टॉक शो के अंदर, मेरा ख्याल है एयरवाई का था, वसीम बदामी साहब का, वहां पर उन्होंने इस बात का इतराफ कर लिया टॉक शो के अंदर कि अतर मिन अल्लाह साहब ने मेरे तो पूछ के फैसला लिखा है। उनका ये कहता है कि अतर मिन अल्लाह साहब ने मुझसे पूछा, यानी टॉक शो के अंदर सलमान अकरम राजा साहब इस बात का इतराफ ये कहते हुए कर रहे हैं कि अतर मिन अल्लाह साहब ने मुझसे पूछा कि क्या ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई को दे दी जाएं तो इस पर आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया, मैंने उनसे कहा कि जनाब मुझे क्या एतराज होगा, मैं तो इस पर बहुत ज्यादा राजी होऊंगा कि पीटीआई को टिकटें दे दी जाएं। तो अगर ये फैसले इस तरीके से लिखे जाने हैं या फैसलों के हवाले से इस तरीके से मुशावरत की जानी है फिर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये जो हांडी है ये पकी कैसी है और ये दाल काली में कुछ कुछ काला नहीं है बल्कि दाल ही सारी की सारी काली है। अब इस चक्कर के अंदर अगर एक पार्टी इस लेवल पर जा रही है तो दूसरी पार्टी भी, आपका क्या ख्याल है कि वो खामोश होकर बैठकर कहे आए हमारे किले को फतह कर लें? ऐसे नहीं होता। दुनिया के अंदर वो कहते हैं ना कि वो देयर इज नो फ्री कप ऑफ टी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको ना तो कोई मुफ्त का चाय पिलाएगा और ना ही आपको कोई मुफ्त का लंच और डिनर कराएगा। हर एक लंच, डिनर और चाय के कप की जो कीमत है अगर आपको इनवाइट करने वाला अदा कर रहा है तो वो जो इनवाइटी है उसको भी ये प्राइस किसी ना किसी तरीके से अदा करनी होती है। लिहाजा इस ऑर्डिनेंस के जारी होने से पहले जो जजेस कमेटी का इजलास था वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदम मौजूदगी की वजह से मौखर हुआ था और इसी बात को लेकर ये इतराजात सामने आ रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को पता था कि ऑर्डिनेंस आएगा,
और इसीलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब गैर हाजिर हो गए, और जैसे ही ऑर्डिनेंस आया उसके 1 घंटे के अंदर अंदर पुरानी कमेटी को तोड़कर नई कमेटी को बना दिया गया, और इसी एतराज के ऊपर यह सारे का सारा जो खेल है वो जारी हो गया। दूसरी जानिब आज ये जो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पर जनाब सलमान अकरम राजा साहब के वकील जनाब सीनियर वकील है हामिद खान साहब, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बेंच में शमूलियत पर एतराज कर दिया, और उन्होंने कहा जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त जो कि मुतनाज़ा हो चुके हैं, और हमारे मौक्कल या हमारी पार्टी के चेयरमैन को इस पर एतराज है, और उनका यह मानना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक बाइस्ड जज हैं, लिहाजा हमें हमारी यह ख्वाहिश है कि आप इस केस से रिक्यूज कर दें। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं नहीं होना, तुसी मेरे सामने पेश होना है या नहीं पेश होना है, ताड़ी मर्जी, मैं मौजूद हूं, आपने रहना है या नहीं रहना, ये फैसला आपका है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो तनाव है ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है, और शायद यही वजह है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है और इसका जो फैसला है ये भी 2 धड़ों के अंदर तकसीम हो चुका है। एक धड़े का ये मन है जिसको फायदा हो रहा है कि जनाब बल्ले बल्ले, और दूसरा धड़ा जिसको इस केस का नुकसान हो रहा है वो कहते हैं नामंजूर नामंजूर। तो ये वाली जो सूरत हाल है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसी हवाले से मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में ब्लैक लॉ डिक्शनरी के साथ साथ क्रॉफर्ड डिक्शनरी का भी जिक्र किया था, क्योंकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो एक अहम तरीन वकील हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, और उनका यह कहना है कि जनाब ये जो आज का फैसला है ये बहुत ही ज्यादा कोई अजीबोगरीब किस्म का फैसला है। माहिर कानून है हाफिज एहसान अहमद साहब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप फैसला देखें तो इसमें एक पैरे में जो चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है, दूसरे पैरे में वही जस्टिफिकेशन किसी और तरफ निकल आती है। हुकूमत ने हकीकत की मंतक पर, अल्फाज की मंतक पर जो है वो इन्हिसार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 17 को सबसे ऊपर आर्टिकल करार दिया है। आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 को मुकम्मल तौर पर अपने फैसले में नजरअंदाज कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 209, 210 और सेक्शन 215 को अल्ट्रा वायरस किए बगैर रूल 91 को अल्ट्रा वायरस किया है, और इसके लिए क्रॉफर्ड डिक्शनरी पर इन्हिसार किया जा रहा है। यानी हाफिज एहसान अहमद साहब का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए जो उसका दूसरा एस्पेक्ट था उसको नजरअंदाज कर दिया है। अगर वो आर्टिकल 17 को सबसे ज्यादा ऊपर का, सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, तो उसी आइन में मौजूद आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 वो भी मौजूद है जो फरीके सानी को सपोर्ट करते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। और इसी तरीके से सब सेक्शन को जो है वो काला दम करार देने के लिए या उसको उसके गैर मौसर करार देने के लिए जो उसका जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, जो बेसिक सेक्शंस हैं, उसको कायम रखा गया है, उसको गैर मौसर नहीं किया गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एक सेक्शन को मौसर रहने दें और उसके सब सेक्शन को गैर मौसर कर दें? और इसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, जिसके लिए जिसके बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया है, वो है क्रॉफर्ड डिक्शनरी। और इसीलिए मुझे वो ना ब्लैक लॉ डिक्शनरी याद आ गई कि अब भी ऐसी ही डिक्शनरी हैं। पहले भी जो साकिब निसार साहब थे और उनके ईमानदार थे, उन्होंने भी ऐसी ही डिक्शनरी का सहारा लेते हुए अपनी मनमर्जी की तशरीहात करते हुए हंसते बसते फलते फूलते पाकिस्तान को जनाब लहद में उतार दिया था। और अब भी तरक्की के रास्ते पर कोई लोग हमें ना ऊपर चढ़ नहीं दे रहे, पीछे से खींचे जा रहे हैं। और इस मर्तबा भी ऐसी ही डिक्शनरीज का सहारा लिया गया है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का केस, मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर देखिए बुनियादी जो प्रिंसिपल है या जो बुनियादी सवालात हैं, उनको जब तक आप उनके जवाब नहीं देंगे ना, तब तक वो सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। उसके लिए आप 70 सफ़े लिखें या 700 सफ़ात लिखें या 70,000 सफ़ात लिखें, कोई मानी नहीं रखते जब तक ओरिजिनल सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि पीटीआई किस तरीके से ये मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल करार पाई जबकि वो दरखास्त दहिंदा ही नहीं थी। बेसिक सवाल थे कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों नहीं मिली, और क्या
पार्लियामेंट की दीगर जमातों को ये नशिस्तें दी जा सकती हैं। तीसरा सवाल था कि अगर ये नशिस्तें ना पीटीआई को मिलेंगी, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, ना हुक्मरान जमात को मिलेंगी, तो क्या ये नशिस्तें इस पार्लियामेंट के इख्तिताम यानी अगले 5 साल तक खाली रहेंगी? ये वो सवाल थे जिनका जवाब देना था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को जस्टिफाई करते हुए, जिस तरीके से हाफिज एहसान अहमद साहब ने कहा कि एक चीज को जस्टिफाई करते हैं, जबकि अगले ही पैराग्राफ के अंदर वो जो जस्टिफिकेशन है उसका खुद ही तरदीद और उससे इनहराफ किया जाता है। और यही वजह है कि मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो इख्तलाफी नोट है उसको इस पूरे के पूरे फैसले पर हावी करार दिया, क्योंकि उन्होंने अगर इस बात का जिक्र किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिलती, तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सीटें मिल सकती हैं, और उस सीटों के मिल सकने का उन्होंने प्रोसीजर बताया कि जनाब वो जो मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि वो उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करे। सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगी इस प्रोसीजर के अंदर, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन जाएगी कि आप इस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करें। इलेक्शन कमीशन उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करेगा, और नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करने के बाद 7 दिन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जेयूआई हो या पीटीआई हो, ये इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को कायल करेंगे जनाब ये हमारी सीटें हमें मिलनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन उसके बाद अपना फैसला जारी करेगा और उस फैसले से जो अग्रीव्ड पार्टी होगी वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ दे सकता है। ये था वो प्रोसीजर। और अगर इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होता। तमाम चीजें आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो है वो पाया तकमील तक पहुंचती। किसी को क्रॉफर्ड डिक्शनरी को इस्तेमाल करने या उससे इस्तेफादा हासिल करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा शाह की वफादारी। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शाह से ज्यादा शाह की वफादारी ने आज जो चंद चढ़ाया है, शायद सुप्रीम कोर्ट को काफी अरसे तक इसके असरात भुगतना पड़े। अब जरूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।